हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन लोगों को सिविलाइज करना, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा, और इस राष्ट्र को एजुकेट करना है ना, इंडियन लोगों को एजुकेट करना। तो कह रहा है कि इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजा एंड नवाब, पीजेंट्स एंड ट्राइबल। पिछले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरीके से ब्रिटिश रूल के कारण राजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, नवाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, पीजेंट यानी किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ट्राइबल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या करें कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, दे ऑल्सो फेल्ट दैट हैड अ कल्चरल मिशन। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में, उनका सिर्फ यही मकसद नहीं था कि टेरिटरी को यहाँ पे हड़पना है, यहाँ पे जगह हड़पना है और या फिर रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करना है, बल्कि उनका यह भी मकसद था कि उनका कुछ कल्चरल मिशन था, है ना। मतलब उनका जो मिशन था कल्चरल भी था, सांस्कृतिक रूप से भी था। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग का ये दायित्व तो बनता है कि हम यहाँ के लोगों को सिविलाइज करें। यहाँ के लोगों को उन लोग अनसिविलाइज के रूप में जानते थे, ठीक है। हालांकि यहाँ का सिविलाइजेशन उनके सिविलाइजेशन से काफ़ी अच्छा और पुराना था, फिर भी यहाँ के लोगों को वो लोग अनसिविलाइज बोलते थे और चाहते थे कि यहाँ के लोग अपना कस्टम को चेंज करें। व्हाट चेंजेस वेयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, क्या करें, क्या चेंज इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जाना था। हाउ आर इंडियन बी एजुकेटेड सिविलाइज एंड मेड व्हेन व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वेयर गुड सब्जेक्ट। क्या करें, किस तरीके से इंडियन को सिविलाइज किया जा रहा था, ब्रिटिश कैसे समझते थे क्या गुड सब्जेक्ट है क्या बैड सब्जेक्ट है। ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। कह रहा है ब्रिटिश भी कोई सिंपल आंसर नहीं दिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। दे कंटिन्यू टू डिबेट फॉर मैनी डिकेड, और कई दशकों तक ये डिबेट चलते रहा कि यहाँ का सिविलाइजेशन अच्छा है या फिर वहाँ का सिविलाइजेशन अच्छा है। हाउ डिड द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, तो ब्रिटिश जो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। तो लेटेस्ट लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डिड। क्या करें कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश क्या सोचते थे और क्या किए। एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन डेट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स। कि आज जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम देखते हैं इंडिया में, है ना, वो कैसे पिछले 200 सालों में डेवलप हो, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडिया रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडिया। और इसके पढ़ने के क्रम में हम लोग ये भी जानेंगे कि इंडियन लोग थे ब्रिटिश आइडिया को किस तरीके से रिएक्ट किए, एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यू एंड हाउ इंडियंस वेयर टू बी एजुकेटेड। और अपना व्यू कैसे डेवलप किया गया इंडियंस लोगों के द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, यानी ओरिएंटलिज्म के प्रति क्या ट्रेडिशन था। इन 1783 पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। 1783 में एक विलियम जॉन्स नाम का आदमी जो है कलकत्ता में आया। ही हैड अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कंपनी हैड सेटअप। तो कंपनी के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था, वहाँ पे जूनियर जज के रूप में इसका मतलब विलियम जॉन्स का अपॉइंटमेंट था, मतलब वहाँ पर उसका नियुक्ति हुआ था। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जॉन्स वाज लिंग्विस्ट। क्या करे कि लॉ में तो एक्सपर्ट था ही, क्योंकि जज था तो लॉ में तो एक्सपर्ट रहेगा ही, एक लिंग्विस्ट भी था। लिंग्विस्ट ऐसे कहते जो एक से मतलब कि कई लैंग्वेज को जानता है। He had studied ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की पढ़ाई कर चुका था। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश। क्या करे, इसके अलावा फ्रेंच भी वो जानता था, इंग्लिश भी वो जानता था, है ना। इंग्लिश क्योंकि वो वहाँ का नेटिव था तो इंग्लिश तो जानेगा ही। ही हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड। क्या कह रहा है कि उसके अलावा अरेबिक को सीखना भी चाहता था, ठीक है। अरेबिक भी वो सीख चुका था एक फ्रेंड से। एंड ऑल्सो हैड लर्न पर्सियन। एट कोलकाता ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित हु टॉट हिम द सबटलाइटीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि कलकत्ता में जो है बहुत समय वो एक पंडित के साथ बिताता था जो उसको संस्कृत ग्रामर, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते थे। Soon he was studying ancient Indian text on law, philosophy, religions, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences। क्या करे कि धीरे धीरे वो जब संस्कृत समझने लगा तो इंडिया में जो इंडियन बुक था, इंडियन टेक्स्ट जो था, ठीक है, लॉ से रिलेटेड जैसे मनुस्मृति हो गया, फिलोसफी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड इंडियन बुक जो था उसको यहाँ पे पढ़ने लगा वो। जॉन डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिसर लिविंग इन कलकत्ता एट दैट टाइम। क्या करे कि जॉन जो भी कुछ भी पढ़ा, है ना, जो भी उसको पता चला इंडियन के बारे में, तो उसको जो है ब्रिटिश ऑफिसर के साथ जो कलकत्ता में उसके साथ रहते थे उसके साथ शेयर किया, ठीक है। लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनियल हेलहेड वर आल्सो बिजिंग डिस्कवरिंग द एंशिएंट हेरिटेज। क्या करे कि जैसे बहुत सारे अंग्रेज का यहाँ पे नाम दिया गया कि जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक एक नाम थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेथनियल हेलहेड। ये दो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंडिया के हेरिटेज के बारे में पढ़ रहे थे, इंडियन लैंग्वेज में मतलब कि पढ़ रहे थे, उनके बारे में ट्रांसलेट कर रहे थे संस्कृत को पर्शियन में, बहुत सारे संस्कृत और पर्शियन वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। टुगेदर देन जॉन सेटअप ऑफ स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। क्या कह रहा है कि तो विलियम जॉन्स जो था,
ठीक है। इन लोगों के साथ मिल करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप किया, जिसको यहाँ से एक जर्नल निकाला, मतलब एक पत्रिका निकाला ऐसे बोल सकते हैं, जिसका नाम रखा एशियाटिक रिसर्चर्स, है ना, एशियाटिक रिसर्चर उसका नाम रखा। यहाँ पे हेनरी थॉमस कोलब्रुक आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जॉन एंड कोलब्रुक केम टू प्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया। तो जॉन और कोलब्रुक जो है एक स्पेशल, मतलब एक डिफरेंट तरह के एटीट्यूड इंडिया की तरफ रखे, बाकी सारे अंग्रेज से थोड़ा डिफरेंट। दे शार्प डीप रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। क्या करें, उनके लिए इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट था, बोथ इंडिया एंड द वेस्ट, न सिर्फ इंडियन बल्कि वेस्ट में, मतलब कि कह रहा है कि वेस्ट कल्चर जो था उसके प्रति वो रिस्पेक्ट, क्योंकि उसका अपना कल्चर था। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट। क्या करें, उनके अनुसार, ठीक है, कि इंडियन सिविलाइजेशन था पास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफुल था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो डिक्लाइन हुआ है उसके अनुसार। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट पीरियड। क्या कह रहा है कि यदि इंडिया को समझना है तो उसके अनुसार, मतलब कि विलियम जॉन्स के अनुसार कहा गया कि इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट। यहाँ जो लीगल टेक्स्ट है, जो पवित्र टेक्स्ट है, सैक्रेड टेक्स्ट है, और जो कल यहाँ का लीगल टेक्स्ट है, जैसे कोई ग्रंथ हो गया या फिर मनुस्मृति हो गया लीगल टेक्स्ट के रूप में, उसको एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा जाए। फॉर दोज ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडिया लॉ फॉर द हिंदू एंड मुस्लिम। क्या करेंगे, सिर्फ जो एंशिएंट टेक्स्ट है वही यहाँ के बारे में रियल पिक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और क्या कह रहा है कि इसी को नया तरीके से पढ़ना ही इंडिया का फ्यूचर डेवलपमेंट का बेसिस तैयार करता है। आगे यदि पढ़ें तो सो जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट थ्रू डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट। इस तरीके से जॉन और कोलब्रुक दोनों जो है एंशिएंट टेक्स्ट को डिस्कवर करते रहे, उनके मीनिंग को समझते रहे, ट्रांसलेट करते रहे डिफरेंट लैंग्वेज में। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड विड नॉट ओनली हेल्प ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड आल्सो हेल्प इंडियन टू डिस्कवर ओन हेरिटेज। क्या करें, उनको ऐसा लगता था कि उनको ऐसा विश्वास था कि इससे जो लोग कर रहे हैं ना, जो एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे तो ब्रिटिश को तो फ़ायदा मिलेगा ही इंडियन कल्चर के बारे में समझने के लिए, इसके अलावा इंडियन को भी पुराना हेरिटेज जानने का मौका मिलेगा। जो इंडिया लोग अपने पुराने हेरिटेज को नहीं जानते उनको जानने का मौका मिलेगा। अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट। जो वो लोग भूल गए हैं अपने ग्लोरीफुल पास्ट को, वो तुरंत मतलब उनको भी याद करने का मौका मिलेगा। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ द इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर्स। क्या करें कि इस प्रोसेस में ब्रिटिश जो है गार्जियन बनेंगे इंडियन कल्चर के, और उसके अलावा मास्टर्स भी बनेंगे। मास्टर्स का मतलब तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडिया मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यू दैट व्हेन ब्रिटिश आउट टू प्रमोट इंडिया रादर देन द वेस्टर्न लर्निंग। क्या करें कि इस आइडिया से जो है, इस आइडिया से इन्फ्लुएंस आकर के बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यू किए अंग्रेज के साथ, ठीक है, कि इंडियन कल्चर को ही प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट न किया जाए। दे फेल्ड दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। क्या करें, उनको ऐसा लगा, उनके द्वारा मतलब कि ऐसा महसूस किया गया कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप करना चाहिए जो इनकरेज करे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में पढ़ने के लिए, संस्कृत के बारे में पढ़ने के लिए, पर्शियन लिटरेचर पढ़ने के लिए, फारसी के बारे में पढ़ने के लिए, फारसी पोएट्री पढ़ने के लिए। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आउट टू बी टाउट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विथ एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड। क्या कह रहा है कि ऑफिशियल ये भी सोचे कि हिंदू और मुस्लिम को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसके बारे में फेमिलियर है पहले से, या फिर जिसको वैल्यू देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए जो उनके लिए एलियन हो, मतलब कि जो उनके लिए विदेशी हो। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स। क्या करो, और इसी तरीके से उन लोग को ऐसा लगा कि इसी तरीके से हम लोग जो यहाँ के नेटिव लोग, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, उनके दिल में अपना जगह बना सकते हैं, ठीक है, और तभी हम लोग को रूलर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग को बाहर ही समझते रहेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट इन अ व्यू मदरसा व सेटअप इन कलकत्ता इन 1781। तो इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए मदरसा सेटअप किया था 1781 में, ताकि वहाँ पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को यहाँ पे मतलब कि प्रमोट किया जा सके। 1781 में मदरसा सेटअप किया गया था कलकत्ता में, और हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था बनारस में 1791 में, ताकि यहाँ पे उसके 10 साल बाद, मतलब कि मदरसा सेटअप होने के 10 साल बाद 1791 में, ताकि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को इनकरेज किया जा सके और कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में उसे यूज किया जा सके। मदरसा जो होता है कि मतलब कि फारसी वर्ड है, स्कूल के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फिगर है जिसमें दिखाया है कि मोनूमेंट टू वारेन हेस्टिंग बाई रिचर्ड वेस्ट मैकॉट ऑफ 1813 नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता। तो कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में एक ऐसा इमेज है, एक आपको देख सकते हैं। द इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट टू ब्रिटिश पावर इन इंडिया। क्या करें कि इस इमेज में दिखाया गया है कि जो ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, जो दूसरे मतलब कि जो अंग्रेज थे, आम भाषा में समझिए कि जो ओरिएंटलिस्ट थे, किस तरीके से ब्रिटिश पावर को इंडिया में सोचते थे। You will notice that majestic figure of Hastings and enthusiastic supporter of Fentlist is placed between the standing figure of a पंडित at one side and seated मुंशी on the other side। क्या करें, जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ पंडित खड़ा है और एक तरफ मुंशी बैठा है, और इन दोनों से ऊंचा बनाया गया मूर्ति अंग्रेज का, ठीक है। हेस्टिंग अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर टू टीच देम वर्नाकुलर लैंग्वेज। क्या करें कि हेस्टिंग को या फिर दूसरे ओरिएंटलिस्ट को
इंडियन स्कॉलर की जरूरत पड़ता था उनको यहाँ के लैंग्वेज सिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ के लोकल कस्टम और लॉ को सिखाने के लिए, एंड हेल्प देम ट्रांसलेट इंटरप्रेट एंशियंट टेक्स्ट, और उनके लिए ट्रांसलेट किया जाता था हिंदी से, मतलब कि इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, जो भी इसको जरूरत पड़ता था। हेस्टिंग टू इनिशिएटिव टू सेट अप द कलकत्ता मदरसा, हेस्टिंग के द्वारा ही कलकत्ता मदरसा सेटअप किया गया था। बिलीव डेट एंशियंट कस्टम ऑफ द कंट्री एंड ओरिएंटल लर्निंग आउट टू बी द बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि एंशियंट कस्टम का लर्निंग, ठीक है, और ओरिएंटल लर्निंग दोनों, मतलब कि एंशियंट कस्टम और अंग्रेज का जो सिस्टम था उसको भी लर्निंग, और दोनों जो है इंडिया में ब्रिटिश रूल का बेसिस बनेगा, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट किसको बोलते हैं कि दोज विथ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, ओरिएंटलिस्ट उसको बोलते हैं जिसको एशिया के कल्चर के बारे में पता हो, है ना, द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, ठीक है। मुंशी किसको बोलते हैं, जो लिखा पढ़ी वाला काम करता है, पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्सियन। वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेज होता है वहाँ का, उसको बोलते हैं वर्नाकुलर, ठीक है। तो जैसे इंडियन लोगों के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी था, उन लोगों के लिए इंग्लिश था। नेक्स्ट, नोट ऑल ऑफिशियल शेयर दिस व्यू, हालांकि सारे ऑफिशियल का ऐसा व्यू नहीं था, जितने भी अंग्रेज के कर्मचारी थे उनका ऐसा व्यू नहीं था। मैनी ऑफ दे वेर स्ट्रॉन्ग इन द क्रिटिसिज्म ओरिएंटलिस्ट, बहुत लोग जो ओरिएंटलिस्ट के जो क्रिटिसिज्म में थे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का मतलब क्या हुआ, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगन टू क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, क्या करें कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर थे इस बात को क्रिटिसाइज करने लगे कि ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज करने लगे। दे सेड नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट, क्या करें उनके द्वारा ऐसा कहा गया जो ईस्ट का नॉलेज है, ईस्ट का नॉलेज मतलब जो इंडिया का नॉलेज है या फिर ईस्ट कंट्री का जो नॉलेज है, वो लोग वेस्ट थे, हम लोग ईस्ट थे, तो जो ईस्ट का नॉलेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर है और अनसाइंटिफिक है, उनके द्वारा ऐसा सोचा गया। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नो सीरियस एंड लाइट हार्टेड, कह रहे ईस्टर्न जो लिटरेचर है, मतलब हिंदी का जो लिटरेचर है, संस्कृत का लिटरेचर है, वो सीरियस नहीं और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यू दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो उनके द्वारा ऐसा कहा है कि ब्रिटिश के द्वारा काफ़ी गलत किया जा रहा है यहाँ पे पैसा खर्च करके या फिर यहाँ पे प्रयास करके, है ना, अरेबिक और संस्कृत को बढ़ाना दे करके, ठीक है। जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु टेक द ओरिएंटलिस्ट, जेम्स मिल उसमें से एक आदमी था, है ना, मतलब जो जेम्स मिल वही इतिहासकार है जो स्कॉटिश ओरिजिन का था, है ना, स्कॉटलैंड से आया था, और 3 पार्ट में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश या फिर क्रिश्चियन, है ना, कि पूरे इंडिया के रूल को बांटा जाए तो पहले हिंदू रूल था, उसके बाद मुस्लिम रूल आया, उसके बाद क्रिश्चियन रूल आया, ठीक है। हम लोग जो फर्स्ट ही चैप्टर में आई थिंक इसके बारे में पढ़े थे। द ब्रिटिश एफर्ट डिक्लेयर्ड शुड नॉट टीच द नेटिव्स वांटेड और द व्हाट दे रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्लीज देम विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, क्या कह रहा है कि जेम्स मिल के द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश का जो एफर्ट है, ठीक है, इससे नेटिव लोग पढ़ने वाले नहीं हैं और या फिर उनके दिल में अंग्रेजों के लिए कोई जगह नहीं बनने वाला है। द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, कहा गया कि एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल हो, जो यूजफुल हो, जो कंपनी के फायदे का काम हो, ठीक है। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेज दैट वेस्ट हैज मेड, क्या करें, तो इस तरीके से बोला गया कि इंडियन लोगों को भी टेक्निक बताना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज देना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज देना चाहिए जो वेस्ट के पास है, रेदर देन द पोएट्री एंड सेक्रेट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, बल्कि ये नहीं पढ़ाना चाहिए जो पोएट्री पढ़ाया जा रहा है या फिर सेक्रेट लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। बाय द 1830 द अटैक ऑन ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर, 1830 आते आते जो ओरिएंटलिस्ट थे उन पे अटैक काफ़ी ज़्यादा होने, मतलब अटैक मारपीट नहीं, मतलब उनके ऊपर काफ़ी उनके क्रिटिसाइज किए जाने लगा। वन ऑफ द मोस्ट आउट स्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल सच क्रिटिक्स ऑफ टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मकाले, क्या करें, उसी में से एक ऐसा आदमी था जिसका नाम था थॉमस मकाले या थॉमस बेबिंगटन मकाले, जो क्रिटिक्स था ओरिएंटलिस्ट का। सो इंडिया इज अनसिविलाइज्ड कंट्री, उसके द्वारा कहा गया कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, जिसको सिविलाइज करना पड़ेगा। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम वुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस, क्या करें कि ईस्टर्न नॉलेज का कोई भी ब्रांच जो है वेस्टर्न का किसी एक ब्रांच से भी मतलब कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। Who could deny declared Macaulay that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of the Indian Arabia, कहा गया उसके द्वारा कहा गया कि किसी भी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल सेल्फ, मतलब एक रेख जो है वो बढ़िया है यहाँ के पूरे लिटरेचर से, ठीक है, मकाले के द्वारा ऐसा कहा गया। ही आर्ग्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वाज स्टॉप वेस्टिंग मनी, उसके द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में उसको पैसा बर्बाद करना रोक देना चाहिए। इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फ्रॉम दिस नो प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल यूज का नहीं है यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए ब्रिटिश बेकार में पैसा बर्बाद कर रही है। विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैसन मकाले एम्फेसाइज द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, क्या कर रहा है कि पूरे एनर्जी के साथ, पूरे पैसन के साथ मकाले के द्वारा एम्फेसाइज किया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाना चाहिए। ही फेल्ट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियन टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस, क्या करे कि उसको ऐसा लगा कि जब यदि इंडियन जो है इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनको जो है यूरोप का जो लाइब्रेरी में रखा हुआ किताब है ना, उनके अनुसार जो बढ़िया वाला लिटरेचर था वो पढ़ पाएंगे।
इट कुड मेक देम अवेयर ऑफ द वेस्टर्न डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। तो इंग्लिश जानने के बाद वो जो वेस्टर्न कंट्री में जो वेस्टर्न साइंस डेवलप हो वहाँ का फिलोसफी के बारे में पढ़ पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी ऑफ वे ऑफ सिविलाइजिंग, यानी कि इंग्लिश पढ़ाना एक तरह से सिविलाइज करने का एक नया तरीका होगा, उनके टेस्ट या उनके वैल्यू कल्चर को चेंज करने का तरीका होगा। फॉलोइंग मकाले माइन्यूट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस। तो मकाले के ये जो यहाँ दिया गया था, मकाले के द्वारा जो सुझाया गया उसको फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आया था। द डिसीजन वाज टू मेक द इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पर डिसीजन क्या लिया गया कि इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हायर एजुकेशन के लिए। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और बाकी जो मतलब जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है जो 1781 में बना था कलकत्ता मदरसा और 91 में बना था बनारस संस्कृत कॉलेज। दिस इंस्टीट्यूशन भी द टेम्पल ऑफ डार्कनेस एंड वेयर फॉलिंग इन देमसेल्फ इन द डीके। क्या करे कि इस इंस्टीट्यूशन को ऐसा मानेगा कि टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, ठीक है, और खुद जो है डीके की तरफ जा रही है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल। क्या करे कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है स्कूल के लिए प्रोड्यूस किया जाने लगा। नेक्स्ट एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब एजुकेशन का मेन पर्पस रह गया कॉमर्स। कहने का मतलब कि उससे जितना हो सके यूज लेना। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इंडिया इशूड बाय चार्ल्स वुड। क्या करे कि 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में, है ना, कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था लंदन में, उसके द्वारा भेजा गया इंडिया के गवर्नर जनरल को एक एजुकेशन डिस्पैच भेजा गया, मतलब एक आम भाषा में समझिए कि एजुकेशनल नोटिस भेजा गया जो जारी किया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा, ठीक है, इशूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके द्वारा, उसका एक प्रेसिडेंट था चार्ल्स वुड। इट हैज टू बी कम वुड डिस्पैच, तो इसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया, ठीक है। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज फॉलोड इन इंडिया। जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में फॉलो किया जा रहा था उसको आउटलाइन किया गया यहाँ पे। इट एम्फसाइज्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज्ड टू ओरिएंटल नॉलेज। यहाँ पे भी ओरिएंटल नॉलेज को मतलब कि ओपोजिशन किया गया, विरोध किया गया, ठीक है। और प्रैक्टिकल कहा गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उसको यहाँ पे पढ़ाया जाए। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक। क्या करा है कि इसका एक प्रैक्टिकल यूज था कि इकोनॉमिक हो, जो शिक्षा हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक हो, मतलब उससे जो है बाद में यूज लिया जा सके, नौकरी मिल सके। यूरोपियन लर्निंग इट सेड दैट वुड इनेबल इंडिया टू रिकॉग्नाइज एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या कह रहा है कि जैसे यूरोपियन लर्निंग से क्या होगा, कहा गया उसके द्वारा कि यूरोपियन लर्निंग वुड इनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज एडवांटेज। क्या कह रहा है कि यूरोपियन लर्निंग जब करेंगे, यूरोप के बारे में मतलब कि इंग्लिश सीखेंगे आम भाषा में, या फिर यूरोप में जो पढ़ाया जाता है वो भाषा यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको समझ में आएगा कि ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, किस तरीके से होता है। मेक देम सी द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर। क्या करें कि यूरोपियन वे ऑफ लाइफ से उनको मतलब उनको जब रूबरू कराएंगे, उनको जब परिचय कराएंगे तो उनका इच्छा जो होगा चेंज होगा। ब्रिटिश गुड का वो डिमांड करेंगे। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स दैट प्रोड्यूस इन यूरोप। इंडियन जो है अंग्रेज की तारीफ करेंगे और जो भी यूरोप में प्रोडक्शन होता है उसको जो है वो लोग तारीफ करेंगे, खरीदेंगे। वुड डिस्पैच आल्सो आर्ग्यू दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन। वुड डिस्पैच में ये भी कहा गया कि इससे जो है जो मोरल कैरेक्टर इंडियन का वो बढ़ेगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। इससे जो है वो लोग ट्रूथफुल होंगे, सत्यवादी बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। द सप्लाई द कंपनी विल सिविल सर्वेंट हु वुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और कह रहा है कि इस तरीके से कंपनी को जो है सिविल सर्वेंट मिलेगा इंडिया से ही, ठीक है। अभी क्या होता था कि अंग्रेज को वहाँ से लंदन से लाना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ जाता था उन लोगों को। तो यहाँ पे कहा कि सिविल सर्वेंट इंडिया में ही मिल जाएगा जो अंग्रेज का काफ़ी ट्रस्ट वर्दी होगा, अंग्रेज उस पर विश्वास कर सकता है। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव हीरोज, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करें कि उसके द्वारा कहा गया कि जो ईस्ट का लिटरेचर यानी कि इंडिया का जो लिटरेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ईरर है, और इसके पढ़ने के बाद लोग जो है लोगों को ना ड्यूटी का सेंस आता है, ना काम के प्रति कमिटमेंट आता है, ठीक है, ना ही इसमें कोई स्किल डेवलप होता है, ना ही इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोई तरीका सिखाया जाता है। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसको देखते हुए बहुत सारे यहाँ पे मेजर्स लिए गए, उपाय किए गए, ब्रिटिश के द्वारा स्टेप लिए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा जो हर एक डिसीजन ले सकता था एजुकेशन के रिगार्डिंग। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का उस समय न्यू दिया गया। इन 1857 व्हाइल द सेपोइज रोज रिवोल्ट मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटी वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे। तो कहा जा रहा है कि जब 1857 में हर जगह विरोध हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, सेपोई म्यूटिनी हो रहा था, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी सेटअप हो रहा था। अटेम्प्ट वेयर आल्सो मेड टू ब्रिंग आउट द चेंजेस विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन उसके सिस्टम में भी चेंज लाने का प्रयास किया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, आज भी इसी तरीके का उस समय बन रहा था, उसी समय का इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द डिमांड ऑफ मोरल एजुकेशन, यहाँ पे जो हो गया डिमांड ऑफ मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन का डिमांड उठने लगा। द आर्गुमेंट फॉर अ प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज बाय क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। क्या करें, जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके द्वारा जो आर्गुमेंट था प्रैक्टिकल एजुकेशन का, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसका विरोध किया गया। द मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। मिशनरीज को ऐसा लगता था, मतलब मिशनरीज का काम क्या था, तो लोगों को क्रिश्चियन में वो चेंज करवाते थे, ठीक है, हिंदू या मुस्लिम से क्रिश्चियन में चेंज करवाते थे, तो उनका यही काम था। तो उनके द्वारा ये फेल, मतलब उनके द्वारा ऐसा महसूस हुआ कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मोरल कैरेक्टर को बढ़ाए। मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। क्या कह रहा है कि मोरलिटी तभी हो सकता है जब क्रिश्चियन एजुकेशन सिखाया जाए। अंटिल 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज्ड टू द मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मिशनरी एक्टिविटी जो इंडिया में था उसका विरोध करती थी। इट फियर दैट मिशनरी एक्टिविटीज वुड प्रोवोक एक्शन अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। क्या करें, उनको ऐसा लगता था कि मिशनरी एक्टिविटी, मिशनरी कोई ऐसा काम करेगी, ठीक है, जिसके कारण से लोकल पॉपुलेशन जो है उनके अंदर जो अंग्रेज के प्रति हीन भावना भर दिया जाएगा, ठीक है, और इससे जो है ब्रिटिश का जो प्रेजेंस इंडिया में वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा। अनेबल टू स्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी, द मिशनरी सेट अप मिशन एट श्री रामपुर इन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या करें कि जो ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल टेरिटरी था इंडिया में, वहाँ पे मिशनरी सेटअप नहीं करने का ऑर्डर मिला। तो उसके बाद जो है जो डेनिश लोग थे उनके पास ये लोग गए, मिशनरी, दो क्रिश्चियन मिशनरी वाले, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके जो उसका एक जगह था श्री रामपुर, वहाँ पे सेटअप किया गया। अब प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया गया और 1818 में कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल वेयर सेटअप ऑल ओवर द इंडिया। 19th सेंचुरी आते आते मिशनरी एक्टिविटी जो है पूरे इंडिया में होने लगा। आफ्टर 1847 हाउर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वाज रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। क्या करें, लेकिन 1857 के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में डायरेक्टली सपोर्ट करने के फेवर में नहीं था मिशनरी एजुकेशन को। देयर वाज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम, उन लोग ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि लोकल कस्टम पे यदि हम कोई डायरेक्टली अटैक करेंगे, उनके सोशल बिलीफ पे, मैरिज के मतलब कि, या फिर जो यहाँ पे जो भी रिलीजियस आइडिया है उससे जो है उन लोग को खतरा है, अंग्रेज को खतरा है, उन लोग को अब ऐसा लगता था 1857 के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं श्री रामपुर कॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुबली इन कलकत्ता। तो ये कलकत्ता में के पास ही था श्री रामपुर, जहाँ पे मतलब कि मिशनरी एक्टिविटी चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का भी आप देख सकते हैं। आगे व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, तो उस समय लोकल स्कूल को क्या हुआ है ना। तो डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टाउट इन द प्री ब्रिटिश टाइम। तो क्या आपको कोई आइडिया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता था प्री ब्रिटिश टाइम में, जब ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए थे तो उस समय भी इंडिया में पढ़ाई होता था, तो कैसे पढ़ाया जाता था उसका कोई आइडिया है। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट इन द स्कूल, क्या आप कभी सोचे हैं कि वो लोग जो है भी स्कूल जाते थे। एंड इफ दे वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दोज ब्रिटिश रूल, क्या यदि स्कूल होता था तो ब्रिटिश रूल में उस स्कूल का क्या किया गया। इन 1830 विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। 1830 में विलियम एडम नाम का एक आदमी था जो बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल किया, बिहार में ट्रेवल किया। ही बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर। क्या करें, उसको कंपनी के द्वारा एक टास्क दिया गया था कि जो वर्नाकुलर स्कूल है, वर्नाकुलर स्कूल मतलब जहाँ में हिंदी में पढ़ाई होता है या फिर इंडियन एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाई होता था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है एजुकेशन का, उसको मतलब कि विलियम एडम को कंपनी के द्वारा टास्क दिया गया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट बताना है। जो रिपोर्ट दिया गया विलियम एडम के द्वारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एडम फाउंड दैट देयर वर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। एडम को 1 लाख पाठशाला लगभग मिला बंगाल और बिहार में। पाठशाला स्कूल का हिंदी वर्ड है। देयर आर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स। क्या करें, कोई छोटे इंस्टीट्यूशन होते थे जिसमें मुश्किल से 20 स्टूडेंट होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन द पाठशाला और कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन तो यदि 20 स्टूडेंट भी थे तो 1 लाख पाठशाला में 20 लाख हो गए, है ना। तो मतलब कि जो पढ़ाया जाता था लोग उसमें 20 लाख होते थे, 20 लाख बच्चों को शिक्षा दी जाती थी पाठशाला में। दिस इंस्टीट्यूशन वेयर सेटअप बाय वेल्दी पीपल। ये जो इंस्टीट्यूशन था अमीर लोगों के द्वारा सेटअप किया जाता था, जो लोकल कम्युनिटी में अमीर लोग होते थे उनके द्वारा सेटअप किया जाता था। और क्या कह रहा है कि जो टीचर होते थे उसको गुरु कहा जाता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। जो एजुकेशन का सिस्टम था थोड़ा फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग्स डेट यू एसोसिएट विद द स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम। आज जो हम लोग स्कूल के साथ थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं वही पाठशाला पहले था। देयर नो फिक्स्ड फी, वहाँ पे कोई फिक्स्ड फी नहीं था, कोई प्रिंटेड बुक नहीं था, कोई स्कूल का बिल्डिंग नहीं था, कोई बेंच या चेयर, ब्लैक बोर्ड, ये सब कुछ नहीं था। कोई सेपरेट क्लास नहीं था, न रोल नंबर था, न रजिस्टर था, कोई एनुअल एग्जाम नहीं होता था, कोई टाइम टेबल भी नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेज जो हेल्ड अंडर बनियान ट्री। कहीं कहीं जो बरगद के पेड़ के नीचे क्लास चलता था, कहीं विलेज के किसी कोना में चलता था, टेम्पल में चलता था, मंदिर में चलता था, या फिर गुरु जी के घर पे चलता था।
फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, क्या करे जो फी होता था इन पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड करता था। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो गरीब होते थे कम पे करते थे, अमीर ज़्यादा पे करते थे। टीचिंग वाज ओरल, जो पढ़ाया जाता था मौखिक रूप से होता था, ओरल होता था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु जी ही डिसाइड करते थे क्या पढ़ाया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से। स्टूडेंट वेर नॉट सेपरेटेड आउट इन द डिफरेंट क्लासेज, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर वन प्लेस, स्टूडेंट को किसी दूसरे क्लास में नहीं भेजा जाता था, सारे बच्चे सीनियर जूनियर सब एक साथ पढ़ते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, क्या करें कि गुरु जी जो थे वही बच्चों के साथ डिफरेंट लेवल ऑफ, मतलब कि जो डिफरेंट क्लास के बच्चे उनके साथ डिफरेंट तरीके से बात करते थे, सेपरेटली बात करते थे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन से। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड, और एडम को ऐसा लगा जो रिपोर्ट बनाने आया था कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है लोकल जरूरत के हिसाब से ठीक ठाक है। फॉर इंस्टेंस क्लासेज वेर नॉट बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट इवेंट रूरल एजुकेशन ऑफन वर्क इन द फील्ड, क्या करें जैसे बताया गया कि कैसे ठीक ठाक है यहाँ की जरूरत के हिसाब से। तो क्लास जो है हार्वेस्ट टाइम में नहीं होता था, मतलब जिस समय फसल को रोपना है या काटना है या फिर जब खेत में काम है तो उस समय कोई यहाँ पे क्लास नहीं होता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, क्या अगर जब फसल कट जाता था या उसको रख लिया जाता था घर में तो पाठशाला फिर से चालू हो जाता था। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिली कोड इजीली स्टडी, क्या करें कि इसे क्या पता चलता है कि जो पीजेंट थे मतलब कि जो किसान थे उनके बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक पेंटिंग आप देख सकते हैं कि विलेज पाठशाला का एक पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस इज अ पेंटिंग बाय डच पेंटर जिसका नाम है फ्रैंकोइस सोलिवन, उस जो इंडिया में आया था लेट 18th सेंचुरी में। ही ट्राई टू डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल इन हिज पेंटिंग, तो अपने पेंटिंग के जरिए इंडिया के एवरीडे लाइफ को मतलब कि बनाना चाहता था, तो उसका ही ये पेंटिंग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या नया रूटीन आया, क्या नया कानून आया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अप टू द मिड 19th सेंचुरी तक द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरीली विद द हायर एजुकेशन, कंपनी जो है मेनली हायर एजुकेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ाना है तो इंजीनियर मतलब कि टेक्निकल सिखाना है। सो अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, तो कह रहा है कि इसीलिए पाठशाला जो बिना किसी अंग्रेज के इंटरफेरेंस से अभी तक चल रहे थे ठीक ठाक। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, 1854 के बाद कंपनी जो है डिसाइड किया कि यहाँ का जो वर्नाकुलर एजुकेशन है मतलब कि जो यहाँ के नेटिव लैंग्वेज एजुकेशन दिया जा रहा है उसको भी वो लोग सुधारेगा, वहाँ पे भी अपना इंटरफेरेंस करेगा। इट फेल्ड दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन, एस्टेब्लिशिंग रूल, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। तो कहा उसको उन लोग को ऐसा लगा कि इसको कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर देना, रूटीन बनाना है ना, रूल बनाना, रेगुलर इंस्पेक्शन करना। हाउ वाज दिस टू बी डन, कैसे होने वाला था, तो व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी क्या स्टेप लेने वाली थी। इट अपॉइंटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, क्या करेगा गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किया गया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग अप टू 4 to 5 स्कूल, हर किसी को 4 से 5 स्कूल दे दिया गया, ठीक है। द टास्क ऑफ पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, पंडित का टास्क दिया गया कि जो पाठशाला है उसको विजिट करना है उनको और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना है। ईच गुरु वाज जस्ट आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल, हर एक जो गुरु जो थे उनको रिपोर्ट देना पड़ता था एक फिक्स टाइम पे, यानी पीरियोडिक रिपोर्ट का मतलब कि एक फिक्स टाइम पे उनको रिपोर्ट देना होता था और उनको रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार से क्लास लेना होता था। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, क्या करें टीचिंग जो है वो एक टेक्स्ट बुक के आधार पे होने लगा, एक फिक्स सिलेबस के आधार पे होने लगा, ठीक है, टीचिंग टेक्स्ट बुक। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एजुकेशन, और जो क्या पढ़ा बच्चा एक एनुअल एजुकेशन के सिस्टम से यहाँ पे देखा गया। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, स्टूडेंट को एक रेगुलर फी देना पड़ता था। अटेंड रेगुलर क्लास फिक्स्ड ऑन अ फिक्स सीट, है ना, एक जगह पे बैठना पड़ता था। नया जो रूल था, डिसिप्लिन था, उसको फॉलो करना पड़ता था। पाठशाला भी एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स पर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो जो पाठशाला नए रूल को मान लेते थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता था। भी दोज वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट, और जो नए सिस्टम को नहीं मानते थे उनको गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता था। ओवर द टाइम गुरु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एंड एडेड द रेगुलेटेड पाठशाला, क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता था गवर्नमेंट जो गुरु जी थे इंडिपेंडेंस चाहते थे, मतलब कि जैसे इनके ऊपर रेगुलेशन था ना कि आपको रूटीन से पढ़ाना है, तो बहुत सारे गुरु जी ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट चाहते थे, है ना, तो गवर्नमेंट के साथ जो है फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद गवर्नमेंट एडेड रेगुलेटेड पाठशाला। तो क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे गुरु जो इंडिपेंडेंट चाहते थे वो अपना पाठशाला पुराने सिस्टम से चला रहे थे, अब उनको कंपटीशन किसके साथ हो रहा था, गवर्नमेंट एडेड पाठशाला से, है ना, जो गवर्नमेंट से ऐसा पाठशाला जो गवर्नमेंट से सुविधा ले रहा है, और इनका पाठशाला होता जो गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं होता था। The new rules and routines had no other consequence. In the earlier system, children from the poor peasant family had been able to go पाठशाला since the timetable was flexible, क्या करें पहले के सिस्टम में
जो गरीब लोग थे या फिर जो किसान लोग थे उनके बच्चे भी पढ़ने जाते थे, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। ठीक है, द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, लेकिन नए सिस्टम में क्या होता था कि एक रेगुलर अटेंडेंस होता था। यहाँ तक कि जो हार्वेस्ट सीजन था उससे में भी यहाँ पे अटेंडेंस बनाना पड़ता था। ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ पुअर फैमिली टू वर्क इन द फील्ड, जो पुअर फैमिली के जो बच्चे होते थे वो फील्ड में काम करते थे। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन इन डिसिप्लिन एज एविडेंस द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। क्या करें कि यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो मान लिया जाता है कि बच्चा इनडिसिप्लिन है या फिर उसमें कमी है, मतलब कि वो नहीं चाहता है कि हम सीखें, है ना, उसके मतलब कि सबूत के तौर पे देखा जाता था कि उसके पास डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है सीखने का। अब नेक्स्ट द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का एजेंडा क्या था? द ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इंडिया। ब्रिटिश पीपल ही ऐसे लोग नहीं थे जो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिगेन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। क्या करें कि 19वीं शताब्दी के आते आते, ठीक है, बहुत सारे इंडियन थिंकर भी थे, है ना, इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे। इम्प्रेस्ड विद डेवलपमेंट इन यूरोप सम इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। क्या करें कि यूरोप में जो डेवलपमेंट वो लोग देखे थे तो उनसे उनको विश्वास हो गया था कि यूरोपियन सिस्टम से यदि इंडिया का आदमी पढ़ेगा तो ज़्यादा डेवलप करेगा। दे अर्ज दैट ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल। तो ब्रिटिश के साथ वो संपर्क करके बोले कि आप जितना हो सके और स्कूल खोलिए, ज़्यादा कॉलेज खोलिए, ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोलिए, एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन द चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। देर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। कह रहा है कि कुछ और इंडियंस थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वे टू सच इंडिविजुअल्स, है ना। नेक्स्ट है कि लेटेस्ट लुक व्हाट दे हैड सेड, है ना, उसके बारे में क्या कहते हैं? इंग्लिश एजुकेशन इज इंसिलेब्ड अस। ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि इंग्लिश एजुकेशन के कारण ही हम लोग गुलाम हैं। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा गया कि कॉलोनियल एजुकेशन के कारण ही इंडियन लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि इंडियन लोग इन्फीरियर है और अंग्रेज लोग सुपीरियर है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। मतलब कि कॉलोनियल एजुकेशन में ऐसा कुछ पढ़ाया गया है कि जिसके कारण जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लोग सुपीरियर मान रहे हैं और जो हमारा अपना कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देयर वॉज प्रिजन इन एजुकेशन स्टेट महात्मा गांधी। क्या कह रहा है कि देयर वॉज पॉइजन, सॉरी, तो कहा जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में ही पॉइजन घोल दिया गया अंग्रेज के द्वारा, ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। इट वॉज सिनफुल इट इंस्लेव्ड इंडियन। क्या करें कि यह पाप है, इंडियन को इंस्लेव कर चुका है। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम चार्म्ड बाय द बेस्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट इंडियन एजुकेशन इन द सिस्टम बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। क्या कह रहा है कि वेस्ट में जो मतलब कि पश्चिम के देशों में यानी कि अंग्रेज के देशों में वहाँ के जैसे मतलब कि लोगों के मन में इच्छा हो गई थी कि अंग्रेज के जैसा पढ़ेंगे तो वहाँ के देश जैसा मेरा देश बन जाएगा। ठीक है, और उसके कारण यहाँ के क्रिटिसिजेशन होता था, मतलब कि यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसका विरोध करते थे। वेस्ट से जो भी आता था वहाँ से उसको अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिससे इंडियन को रिकवर हो उनका सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही आर्ग्यूड स्टूडेंट टू लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या करा है कि नेशनल मूवमेंट के समय भी वो कई छात्रों से बोले, स्टूडेंट से वो मतलब कि रिक्वेस्ट करते थे कि जो अंग्रेज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, ताकि अंग्रेजों के पास मैसेज आए कि इंडियंस वी आर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंस्लेव्ड, ताकि मतलब कि अंग्रेज के पास मैसेज आए कि इंडियन अब इंस्लेव रहना नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था, स्ट्रांगली मतलब को चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज ही टीचिंग का मीडियम हो। एजुकेशन इन द इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम देम फ्रॉम ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर। क्या कह रहा है कि एजुकेशन ही, इंग्लिश का एजुकेशन के कारण ही इंडियन लोग क्रिपल मतलब उनके चंगुल में आ गया है, अपना जो सोशल सराउंडिंग था उससे दूर चला गया है और अपने ज़मीन पे ही स्ट्रेंजर बन गया है ना। आजकल का जो आदमी है उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि आजकल का जो आदमी है अपने ज़मीन पे ही स्ट्रेंजर बन गया है। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग डिस्पाइटिंग लोकल कल्चर द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नो हाउ द रिलेट टू द मासेज। क्या कह रहा है कि एक फॉरेन मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज बोल करके, है ना, अपना लोकल कल्चर छोड़ करके फॉरेन लैंग्वेज बोलते थे लोग। तो लेकिन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कितने ज़्यादा उनको जो है मतलब कि कितना ज़्यादा उनको कल्चर को डिस्टॉर्ट किया गया है। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। क्या कह रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बोले महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। वहाँ लिखने और पढ़ने पर ही सिर्फ जोर दिया जाता है, बल्कि ओरल नॉलेज पे कोई जोर नहीं दिया जाता। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक, वो लोग जो है किताब का वैल्यू देते हैं, लिविंग एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज को वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पे एक इमेज है कि महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी सिटिंग विद रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ शांति निकेतन 1940 का एक फोटो है कि महात्मा गांधी और उनकी जो धर्मपत्नी थी कस्तूरबा गांधी
ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए शांति निकेतन में। शांति निकेतन इनके द्वारा बनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। तो कहा जा रहा है कि वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज को वैल्यू नहीं देते हैं। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन आउट टू बी डेवलप पर्सनल माइंड एंड सोल। उनके द्वारा कहा गया कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों के जीवन को, जो लोगों के माइंड को और उनके आत्मा को मतलब डेवलप कर सके। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू राइट एंड राइट बाई इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। क्या करें कि सिर्फ पढ़ लेना, लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लेना और हल्का फुल्का लिख लेना, वो एजुकेशन नहीं है। पीपल हैव टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। क्या करें कि लोगों को काम करना पड़ता है अपने हाथों से, है ना। कोई क्राफ्ट बनाने के लिए सीखना पड़ता है, कुछ कला सीखना पड़ता है, किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए सीखना पड़ता है। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि उनका माइंड डेवलप होगा किसी काम को करने में। आगे पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया कि लिटरेसी इन इटसेल्फ नॉट एन एजुकेशन। तो जो ऊपर में हम लोग पढ़े ना वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड अदर थिंकर ऑल्सो बिगन थिंक ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। क्या जिस तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़ा फैला इंडिया में, तो दूसरे थिंकर भी थे, वो भी सोचने लगे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। विच कुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा अलग हो, ब्रिटिश के द्वारा जो सेटअप किया उससे अलग हो। मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन। क्या कह रहा है कि आप में से कई लोग जो शांति निकेतन के बारे में पढ़े होंगे। डू यू नो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एंड बाय हुम। तो क्या आपको पता है कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और क्यों किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड दिस इन 1901। तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। क्या करें कि बचपन में टैगोर जो है स्कूल जाना नहीं चाहते थे। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑपरेसिव। उनको जो स्कूल सफोकेटिंग लगता था, ऑपरेसिव लगता था। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन। उनको एक स्कूल जेल लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फील्ड लाइक डूइंग। सो व्हाइल द अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर्स टैगोर माइंड वुड वांडर अवे। क्या करें कि बाकी बच्चे स्कूल में यदि जाते थे तो टीचर का बात सुनते थे, इनका दिमाग कहीं और चला जाता था। द एक्सपीरियंस ऑफ द स्कूल डेज इन कलकत्ता सेव टैगोर आइडिया ऑफ एजुकेशन। तो क्या कह रहे हैं कि जो उनका स्कूल डेज का एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसी से टैगोर का एक अलग आइडिया है एजुकेशन का। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी। तो क्या कह रहे हैं कि बड़ा होने पे वो चाहते थे कि ऐसा स्कूल खोले जहाँ पे बच्चा खुश हो, चाइल्ड वाज हैप्पी। वेयर सी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। जहाँ पे कोई भी बच्चा क्रिएटिव हो, फ्री हो। वेयर सी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट एंड डिजायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन 1930। चारों तरफ पेड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन स्पेस है और यहाँ क्लास यहाँ पे चल रहा है 1930 के आसपास का। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हुए हैं। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड आउट टू बी टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग क्या आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश। क्या करें उनके द्वारा ऐसा मतलब उनका विचार था कि चाइल्डहुड एक ऐसा समय है जहाँ पे लोग खुद से सीखते हैं, सेल्फ लर्निंग का टाइम है, ना कि बाहर का जो एक डिसिप्लिन भरा माहौल है, एक रिजिड माहौल है, फ्लेक्सिबल नहीं है ना। स्कूलिंग सिस्टम जो ब्रिटिश का वो गलत है। टीचर है टू बी इमेजिनेटिव। टीचर जो है चाइल्डहुड के जो टीचर होते हैं उनको इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को कल्पना करने देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप फॉर क्यूरियोसिटी। मतलब कि चाइल्ड के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहिए, लोग बच्चों को समझना चाहिए टीचर को। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस और वंडर। टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिंग लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या टैगोर का ऐसा भी व्यू था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है तभी हो सकता है, तभी मतलब कि उसको इनकरेज किया जाना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। सो ही चूज टू सेट अप स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता। तो इसलिए कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर अपना स्कूल खोलने के लिए सोचे, इन रूरल सेटिंग, है ना, जहाँ पे ग्रामीण माहौल हो। ही सॉ इट एन अबोर्ड ऑफ पीस। क्या कह रहा है कि शांति निकेतन का लिटरल मीनिंग होता है अबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि शांति का घर। वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, चिल्ड्रन वुड कल्टिवेट द नेचुरल क्रिएटिविटी। जहाँ पे नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे जो बच्चा है, चिल्ड्रन बच्चे हैं, तो वहाँ पे कुछ क्रिएटिव सीखेंगे। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट द एजुकेशन इन सिमिलर वे। क्या करें कि कई तरीके में देखा जाए तो महात्मा गांधी और टैगोर का विचार मिलता था एजुकेशन सिस्टम में। हाउ द डिफरेंसेस टू, लेकिन वहाँ पे कुछ विरोधाभास भी था दोनों के विचारों में। गांधी जी क्रिटिकली हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। गांधी जो है वेस्टर्न एजुकेशन के काफ़ी बड़े क्रिटिकल थे, यहाँ तक उनका जो मशीनी सिस्टम था या टेक्नोलॉजी था उसके भी काफ़ी बड़े विरोधी थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ही सॉ वेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। और टैगोर कहते थे कि जो इंडिया में बढ़िया है और जो अंग्रेज का बढ़िया, दोनों को मिला करके एक नया ट्रेडिशन बनाया जाए, नया एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। ही एम्फसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस शांति निकेतन विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस। क्या करें शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाता था और आर्ट म्यूजिक डांस भी पढ़ाया जाता था। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। तो क्या करा है कि कई इंडिविजुअल या थिंकर जो थे इस तरीके से सोच रहे थे कि किस तरीके से नया एजुकेशनल सिस्टम बनाया जाए कंट्री का।
सम वांटेड चेंजेज विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, कुछ लोग चाहते थे कि ब्रिटिश के जो सिस्टम है उसी में थोड़ा सा चेंज किया जाए। एंड फिर द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। अदर आर्ग्यूड दैट अल्टरनेटिव सिस्टम टू बी क्रिएटेड फॉर द पीपल वे एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट ट्रूली नेशनल। क्या बाकी लोग जो चाहते थे कि पूरे सिस्टम को चेंज किया जाए और जो यहाँ के कल्चर वहाँ के मतलब कि जो यहाँ का कल्चर है उसी कल्चर में पढ़ाया जाए जो ट्रूली नेशनल हो। हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज द ट्रूली नेशनल, क्या लेकिन यहाँ पे डिफाइन होता है कि कौन ये डिसाइड कर रहा है क्या ट्रूली नेशनल है। द डिबेट अबाउट व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन आउट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर डिपेंडेंस। तो इस बात पर डिबेट जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी होता रहा। यहाँ पे एक पिक्चर है कहाँ का, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मिशनरी स्कूल इन कोयम्बटूर नियर 20th सेंचुरी। तो कोयम्बटूर जो साउथ इंडिया में है, ठीक है, एक्चुअली इसका नाम कोयम्बटूर है, ठीक है, तो अंग्रेज लोग बोल नहीं पाते इसका नाम कोयम्बटूर इसका रख दिया गया तुम लोग के द्वारा। अभी भी आप जाइएगा ना चाहे फिर आप सर्च कीजिए कोयम्बटूर का रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड है ना कि रेलवे स्टेशन बोर्ड ऑफ कोयम्बटूर, तो आपको मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और इंग्लिश में इस तरीके से स्पेलिंग, बस स्पेलिंग चेंज किया गया था अंग्रेज के द्वारा क्योंकि उन लोग बोल नहीं पाता था। तो कोयम्बटूर में जो है चिल्ड्रन, यहाँ पे एक मिशनरी स्कूल का फोटो है कि बाय द मिड 19th सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेयर बीइंग सेट अप बाय द क्रिश्चियन मिशनरी एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थे और जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उसके द्वारा अंग्रेज मतलब कि लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला जा रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड है। अब एल्स भी उस समय दुनिया में और क्या हो रहा था जिस समय इंडिया में ये सब हो रहा था। तो एजुकेशन एज ए सिविलाइजिंग मिशन, तो एजुकेशन को एक सिविलाइजिंग मिशन के रूप में देखा जा रहा था। अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट इन 1870, 1870 में जब तक एजुकेशन एक्ट नहीं आया था, देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज ए होल मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि 19th सेंचुरी अब तक मतलब कि पूरे पॉपुलेशन के लिए कहीं भी एजुकेशन नहीं था। चाइल्ड लेबर बीइंग वाइडली प्रिवेलेंट, चाइल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा होता था। पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट बी सेंट टू स्कूल फॉर देयर अर्निंग वाज क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। क्या कह रहा है कि जो गरीब के बच्चे थे स्कूल नहीं भेजा सकते थे क्योंकि उनके कमाई मतलब उनका कमाई भी घर के चलाने में मदद करता था। द नंबर ऑफ स्कूल वाज ऑल्सो लिमिटेड इन दोज रन बाय द चर्च और सेटअप बाय वेल्दी इंडिविजुअल। स्कूल का संख्या भी काफ़ी कम होता था और जो भी होता था वो तो या तो वेल्दी लोगों के द्वारा सेटअप किया जाता था या फिर चर्च के द्वारा सेटअप किया जाता था। इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन द फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट डेट स्कूल वेयर ओपन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपलसरी स्कूलिंग वाज इंट्रोड्यूस। तो कह रहा है कि 1870 में जब एजुकेशन एक्ट आया तो उस समय जो है स्कूल खोला गया गवर्नमेंट के द्वारा और कंपलसरी स्कूलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ द पीरियड वाज थॉमस एमॉल्ड हु बिकेम द हेडमास्टर ऑफ प्राइवेट स्कूल रग्बी, फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम व्हिच वाज डिटेल्ड स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन क्लासिक रिटेन इन 2000 ईयर अर्लियर ही सेड। क्या कह रहा है कि एक ऐसे एजुकेशनल थिंकर जिसका नाम था थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है, जो हेडमास्टर बने एक प्राइवेट स्कूल के, ठीक है, उनके द्वारा फेवर किया कि सेकेंडरी करिकुलम में जो ग्रीक और रोमन का जो पुराना था उस पुराना कल्चर वाला था उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। और नोट फील्ड एट स्टडी ऑफ क्लासिक डिसिप्लिन द माइंड, उनके द्वारा ऐसा माना गया जो क्लासिक है वो जो है माइंड को डिसिप्लिन करता है। इनफैक्ट मोस्ट एजुकेटर ऑफ द टाइम बिलीव दैट सच अ डिसिप्लिन वाज नेसेसरी बिकॉज यंग पीपल वर नेचुरली सेवेज एंड नीडेड टू बी कंट्रोल। तो उसमें का अधिकांशतः थिंकर ये चाहते थे कि एक ऐसा पढ़ाई हो जो यंग पीपल जो है जिसको पढ़ करके डिसिप्लिन में आए, क्योंकि यंग पीपल उस समय भी और आज भी जो है उनको कंट्रोल करना पड़ता है। टू बिकम सिविलाइज एडल्ट दे नीड टू बी अंडरस्टैंड सोसाइटी नोशंस और राइट एंड रॉन्ग। क्या सिविलाइज एडल्ट के रूप में मतलब सिविलाइज एडल्ट बनने के लिए उनको ये समझना पड़ेगा, उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सोसाइटी में क्या गलत है, क्या सही है, क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है, ठीक है। एजुकेशन स्पेशली ऑन विच डिसिप्लिन देयर माइंड वाज मीन टू गाइड द पाथ। क्या कह रहा है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो उनके खास करके उनके माइंड को डिसिप्लिन करे और उनको सही रास्ता दिखाए, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। और यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दें मैच द फॉलोइंग में, और आगे ट्रू और फॉल्स भी है तो आप इसका भी जवाब दें, ठीक है। तो आज के लिए 2 होमवर्क है, एक है मैच द फॉलोइंग, एक है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।